Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to my YouTube channel JN Sciences. So dear friends, बहुत ही आसान टॉपिक लाया हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। आखिरकार टॉपिक क्या है, टॉपिक का तो बता दो। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। क्लियर डियर व्यूअर्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं? अगर आप सोचे, थोड़ा सा अगर आप सोचे, सो हमने इस टॉपिक को नाइन्थ में भी पढ़ा था, पढ़ा था मगर इतना डिटेल में नहीं था। सो डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो यही होगा कि न्यूटन की जो लॉज है वो कितने होते हैं, न्यूटन के लॉज के एग्जांपल क्या होते हैं, उनके पर्पस क्या होते थे और इसके मैथमेटिकल फॉर्म्स क्या होते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आइए और समझते हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर इस न्यूटन लॉज को समझते हैं। डियर व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास से। न्यूटन के जो लॉज है वो तीन लॉज है, न्यूटन के तीन कानून है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। डियर व्यूअर्स, आइए और सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझते हैं। डियर व्यूअर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो पर्पस है, जो मकसद है, वो ये कि वो टू डिफाइन द फोर्स को डिफाइन करना। दिस इज द पर्पस ऑफ द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। डियर व्यूअर्स, ये तो हो गया इसका पर्पस। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बहुत ही आसान वर्ड्स में इंशाल्लाह समझेंगे। डियर व्यूअर्स, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मार्कर है, मेरे पास ये एक मार्कर है। अब ये मार्कर रेस्ट में, अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स कुछ भी ना लगाऊं तो ये कयामत तक ही रेस्ट में रहेगा। और अगर कोई भी बॉडी, मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, ये मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो जब तक कि मैं इसके अपोजिट कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं तब तक ये नहीं रुकेगा, ये अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर डियर व्यूअर्स, जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ भी यही कहते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। जैसे मैंने इसके एग्जांपल दी, ये अभी रेस्ट में, तो जब तक कि मैं इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूं तो ये कयामत तक ही रेस्ट में रहेगा। और अगर मीन्स दैट फॉर एग्जांपल ये मूव कर रहे, जब तक कि मैं इसके ऑपोजिट कोई फोर्स ना लाऊं इसको रोकने के लिए, सो ये कयामत तक अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर डियर व्यूअर्स, दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आइए और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं? दिस लॉ स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट it will remain in state of rest. If a body is at motion, it will continue their motion with uniform velocity until जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, until no external force is applied on a body। जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, वो कयामत तक, अगर वो रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मोशन में तो वो अपनी मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ कंटिन्यू रखेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। सो दिस इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आसान है ना? बहुत ही इंशाल्लाह आसान तरीके से समझेंगे। आइए और एग्जांपल को देखते हैं। डियर व्यूअर्स, एक कार है, अभी मूव कर रही है, ये कार मूव कर रही है। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? वो है कांस्टेंट मींस दैट कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। और अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? वो जीरो प्रोड्यूस होगा। क्लियर डियर व्यूअर्स, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, मूव तो कर रहा है मगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। क्लियर डियर व्यूअर्स, दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आसान है, बहुत ही आसान है। इसका पर्पस भी बताया, इसका डेफिनेशन भी बताया और इसका एक एग्जांपल भी बताया। क्लियर डियर व्यूअर्स, और हाँ, एक बात और भी याद रखिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्लियर डियर व्यूअर्स, आइए न्यूटन का जो दूसरा कानून है, न्यूटन के जो तीन कानून थे, पहला पढ़ लिया, अब दूसरे की तरफ आते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। डियर व्यूअर्स, न्यूटन सेकेंड लॉ का जो पर्पस है वो है कि टू मेजर द फोर्स को मेजर करना। दिस इज द पर्पस ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ की पर्पस क्या है? अगर याद हो, वहां पर पढ़ा था, टू डिफाइन द फोर्स। दिस इज द पर्पस ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ का जो पर्पस है वो ये कि टू मेजर द फोर्स को मेजर करना। दिस इज द पर्पस ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन।
अब डियर व्यूअर्स, न्यूटन सेकंड लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे? आइए वो डिफाइन करते हैं और आसान लफ्जों में समझाता हूँ। डियर व्यूअर्स, ये जो न्यूटन सेकंड लॉ ये बिल्कुल इसके अपोजिट है, बिल्कुल इसके अपोजिट है। डियर व्यूअर्स, होगा क्या, वही एग्जांपल ले लेते हैं एक मार्कर का। ये एक मार्कर ही है अभी रेस्ट में। न्यूटन सेकंड लॉ ये कहते हैं कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो इस फोर्स की ई डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। मींस दैट कि ये बॉडी यहाँ पर है, मैंने इस तरफ से फोर्स लगाया, सो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो भी फोर्स की ई डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। क्लियर व्यूअर्स? अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ये इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर आप फोर्स को कम करोगे तो एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। सो वो भी यही कहते हैं कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो सो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन जो है ना वो प्रोड्यूस होगा फोर्स की डायरेक्शन में। क्लियर है? वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो इस बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है डियर व्यूअर्स? आइए और एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। डेली लाइफ में एक बैग है मेरे पास, उसका जो वजन है वो तकरीबन 25 kg है, और एक दूसरा बैग है मेरे पास, उसका जो मास है वो है 5 किलोग्राम। क्लियर है व्यूअर्स? अब इस 25 किलोग्राम पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करने का ज्यादा फोर्स चाहिए या उस 5 ग्राम को ज्यादा फोर्स चाहिए? जाहिर सी बात है ना, इस 25 जो केजी है, केजी का जो बैग है, इसको ज्यादा फोर्स चाहिए बनिस्बत उस 5 केजी का जो बैग है। क्लियर व्यूअर्स? अब अगर मैं इसके ऊपर जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा इस जो 25 केजी का जो बैग है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, मगर जितना एक्सेलरेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा मास उतना क्या होगा? कम होगा। क्लियर व्यूअर्स? अब अगर मैं एक्सेलरेशन को कम करूंगा, फोर्स को मैं कम करूंगा तो एक्सेलरेशन तो कम होगा, मगर उसके साथ साथ मास जो है ना वो क्या है? वो ज्यादा है। क्लियर व्यूअर्स? अब आइए और उसको समझते हैं। एक मैंने लिखा भी है, इंशाल्लाह आसान वर्डों में लिखा है, सो आइए और समझते हैं। डियर व्यूअर्स, होगा क्या, न्यूटन की जो सेकंड लॉ है वो ये कहती है, दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा है, देन द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उस फोर्स की ई डायरेक्शन में। अगर मैं इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूं तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन भी उसी तरफ प्रोड्यूस होगा, मगर 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 एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस एक्सेलरेशन, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, वो इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मगर उस बॉडी का जो मास है ये एक्सेलरेशन उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मगर ये जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन? एक्सेलरेशन। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। सो आइए अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डियर व्यूअर्स, होगा क्या, हमने यहाँ पर बात की थी कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ किस चीज के? फोर्स के। दिस इज द इक्वेशन 1। और दूसरी बात हमने ये की थी कि वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज का? मास का। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर डियर व्यूअर्स? अब आगे क्या होगा, इन दोनों नाउ मल्टीप्लाई दीज बोथ आर इक्वेशंस। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, सो फिर क्या होगा? So A is directly proportional to the F over M. Clear dear viewers? अब यहाँ पर ये जो अल्फा है, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे? कांस्टेंट लगाएंगे, मींस दैट के K लगाएंगे। सो इसको खत्म किया, सो A is equals to K F over M. Clear dear viewers? अब ये K क्या है? K where यहाँ पर K is a constant, K जो है ना वो कांस्टेंट है, एंड इट्स वैल्यू इज 1, जिसकी वैल्यू क्या है? वो है 1। क्लियर डियर व्यूअर्स? के जो है ना वो कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू क्या है? 1। अब यहाँ पर के की जगह पर मैं क्या लगाऊंगा? 1 लगाऊंगा। सो a इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय द f ओवर m। अब अगर मैं इस 1 को मल्टीप्लाई करूं इन दोनों टर्म्स के साथ तो वही आ जाएगा वापस। सो a इज इक्वल्स टू f ओवर m। क्लियर डियर व्यूअर्स? अब ये जो m है ये यहाँ पर इस फोर्स के साथ क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। इस तरफ आकर कि ये इस a के साथ एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। क्लियर डियर व्यूअर्स?
सो फिर क्या हुआ, m को जब मैंने इस तरफ लाया तो वो a के साथ मल्टीप्लाई हुआ, सो m मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू f। क्लियर व्यूअर्स। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं, इसको इस तरफ लाओ और उसको इस तरफ ला लेकर जाओ, सो f इज इक्वल्स टू m को a के साथ मल्टीप्लाई किया। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर व्यूअर्स, दिस इज द फार्मूला ऑफ फोर्स, सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही आसान तरीके से समझा इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों को इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी समझ आया होगा। आइए और न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। डियर व्यूअर्स, न्यूटन थर्ड लॉ का जो पर्पस है, हमने इन दोनों का पर्पस पढ़ा। फर्स्ट लॉ का पर्पस क्या था कि वो फोर्स को डिफाइन कर सके। सेकेंड लॉ का जो पर्पस था वो ये था कि वो फोर्स को मुहैया कर सके। थर्ड लॉ की जो पर्पस है वो क्या है, वो ये है कि टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, फोर्स की एप्लीकेशन को स्टडी करना, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना। दिस इज द पर्पस ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स की एप्लीकेशन को स्टडी करना। दिस इज द न्यूटन दिस इज द पर्पस ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब डियर व्यूअर्स, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। हमारा उर्दू में जो एक मशहूर कहावत है कि जैसे करोगे वैसे बनोगे, न्यूटन थर्ड लॉ भी बिल्कुल उसी तरह है कि हर अमल का रद्द अमल होता है। For every action has an equal but opposite in direction। क्या होगा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है मगर डायरेक्शन में क्या होंगे, एक दूसरे से ऑपोजिट होंगे। मीन्स दैट, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे पास एक बॉल है, जब मैं इसको दीवार पर हिट करता हूँ, सो दिस इज द एक्शन, जो मैंने हिट किया ये हो गया एक्शन, और जब ये बॉल वापस मेरी तरफ आ जाएगा, दिस इज द रिएक्शन, मगर डायरेक्शन में क्या हो गए, अपोजिट हो गए। मैंने इस तरफ से फेंका, वो बॉल वापस उस तरफ से आ गई, सो डायरेक्शन में अपोजिट है। मगर न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि हर एक्शन का, हर अमल का रद्द अमल होता है, मगर डायरेक्शन में क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, डायरेक्शन में अपोजिट होता है, एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ होता है। क्लियर डियर व्यूअर्स, आइए वो डिफाइन करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहते हैं कि फॉर एवरी एक्शन हैज एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, मींस इट कि हर अमल का रद्द अमल होता है। आइए और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। डियर व्यूअर्स, ये एक बंदा है, अब ये यहाँ पर खड़ा है, इसने बॉल को इस तरह हिट किया, किस चीज से, एक वॉल के साथ, मींस दैट कि एक दीवार के साथ, ये हो गया, ये एक वॉल है। सो इसने जब बॉल को फेंक दिया उस वॉल के साथ, सो दिस इज द फोर्स ऑफ एक्शन, ये क्या हो गया, ये एक्शन हो गई, ये अमल हो गया, ये उसने अमल किया। सो जब वो बॉल वापस उसकी तरफ आ जाएगा, मैंने इस तरह हिट किया, वो वापस मेरी तरफ आ गया, ये जो मेरी तरफ आ गया, दिस इज द रिएक्शन। अब ये बॉल वापस इसकी तरफ आ गया, इसने इस तरफ हिट किया, वो वापस उस तरफ आ जाएगा। सो इसने जब हिट किया, दिस इज द फोर्स ऑफ एक्शन, जब वो वापस उसकी तरफ आ जाएगा, सो दिस इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन। क्लियर व्यूअर्स, अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको समझते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। नोट, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल टू ईच अदर, एक्शन और रिएक्शन जो है ना वो कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। वाई? क्योंकि वो एक मुख्तलिफ बॉडीज के ऊपर वो क्या करते हैं, एक्ट करती है, इसलिए वो दोनों जो है ना वो एक दूसरे को कभी भी कैंसिल नहीं करते। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, क्या कहते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन सेम बॉडी। मैंने अभी बात की थी ना कि एक्शन और रिएक्शन जो है ना वो कभी भी सेम बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करते। क्लियर व्यूअर्स, कैसे एक्ट नहीं करते, मैं एक अलग बॉडी हूं, जब मैंने इसको इस तरह हिट किया दीवार पर, सो दीवार एक अलग ऑब्जेक्ट है, सो इसलिए वो कहते हैं कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो एक्शन और रिएक्शन है, वो कभी भी एक दूसरे के सेम बॉडी पर एक्ट नहीं करते। क्लियर व्यूअर्स, आइए और मैथमेटिकल फॉर्म को समझते हैं। डियर व्यूअर्स, एफ एक्शन इज इक्वल्स टू द माइनस एफ रिएक्शन। मैंने वही बात की थी कि एफ एक्शन, जब मैं उस बॉल को हिट करता हूं किसी से, वॉल के साथ, सो दिस इज द फोर्स ऑफ एक्शन। अब वो जब वापस मेरी तरफ आ जाएगा, दिस इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन। मगर ये जो नेगेटिव साइन है ये किस चीज को शो कर रही है, ये डायरेक्शन को शो कर रही है, मगर डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मैंने इस तरफ से फेंका मगर वो वापस मेरी तरफ आ गए, एक दूसरे की क्या हो गए, अपोजिट हो गए। सो इसलिए एफ फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल्स टू द माइनस फोर्स ऑफ रिएक्शन। क्लियर डियर व्यूअर्स, ये जो नेगेटिव साइन है ये किस चीज को शो कर रही है, ये डायरेक्शन को शो कर रही है। क्लियर डियर व्यूअर्स,
अब फॉर एग्जांपल मैं फोर्स 1 हूँ और वो जो वाल है वो फोर्स 2 है। अब अगर फोर्स 1 फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉडी फोर्स 2 के ऊपर, सो F2 जो है ना वो भी फोर्स अप्लाई करेंगे F1 के ऊपर, मगर साइन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, डायरेक्शन में क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सो यहाँ पर आप देखिए F12 इज इक्वल्स टू द माइनस F21। अगर F1 अप्लाई कर रही है फोर्स F2 के ऊपर, सो F2 जो है ना वो भी अप्लाई करेगी क्या, फोर्स F1 के ऊपर, मगर अब साइन में क्या होंगे, साइन में अपोजिट होंगे, साइन में अपोजिट होंगे, साइन में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। ये जो नेगेटिव साइन है ये किस चीज को शो कर रही है, ये डायरेक्शन को शो कर रही है कि ये दोनों जो है वो एक दूसरे से क्या है, अपोजिट इन डायरेक्शन है। क्लियर डियर व्यूअर्स, this is the Newton third law of motion and this is the mathematical form of the Newton third law of motion. Clear dear viewers, आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर। सो डियर फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, बहुत ही आसान वर्ड्स थे और एग्जांपल के साथ समझाया, उसका मैथमेटिकल फॉर्म बताया। सो आखिर में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं सो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो दुआओं में याद रखना। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।